स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में CHE01 सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 2 वेव मैकेनिक्स एंड सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में यूनिट 2 पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक किया था द पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स एंड सॉल्व की थी हमने श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब हम डिस्कस करेंगे अगर पार्टिकल वन डायमेंशन के बजाय 3 डायमेंशन में हो तो उसमें श्रोडिंजर वेव इक्वेशन कैसे वेरी करेगी और उसकी एनर्जी कैसे होगी। यहाँ पे देखिए, हमने 3 डायमेंशन में लेने के लिए हमने क्यूबिक लिया। इस क्यूब में पार्टिकल इस क्यूब के अंदर है, तो क्योंकि लिमिट्स हमने पहले जैसे कि वन डायमेंशन बॉक्स में जो डिस्कस किया था, सिमिलरली वैसे ही हम यहाँ पे लिमिट्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल है इनसाइड द बॉक्स इज ज़ीरो। क्यों, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो पार्टिकल होगा, क्योंकि बाहर जो आउटसाइड द बॉक्स द पोटेंशियल एनर्जी इज इनफाइनाइट, सो जो पार्टिकल होगा वो वॉल्स ऑफ क्यूबिक के साथ बाउंस करके वापस आ जाएगा, जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा, उसकी पोजीशन का जो एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाएगी और आउटसाइड इट इज़ इनफाइनाइट। तो इसके साथ हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि इसके साथ सबसे पहले जब हमने वन डायमेंशन के लिए किया था, उसमें जो पार्टिकल, क्योंकि एक ही डायमेंशन थी, हमने एक्स एक्सिस को सपोज किया था, तो उसकी जो लिमिट्स थी वो एक्स 0 से लेकर एक्स इज इक्वल टू ए तक थी। लेकिन यहाँ पे तीनों डायमेंशन है, तो उसके रिगार्डिंग हम तीनों डायमेंशन को कंसीडर करेंगे। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग से इसकी डायमेंशन, इसकी लेंथ है a, वाई एक्सिस के लिए b एंड जेड एक्सिस के लिए c। तो यहाँ पे साई जब वन डायमेंशन के लिए साई सपोज साई एक्स था, लेकिन 3 डायमेंशन में तीनों वेव फंक्शंस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शन इन ईच डायमेंशन। दिस इज साई एक्स साई वाई साई जेड। यही हमने श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, साई एक्स निकालेंगे, वाई एंड जेड, तो उन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारा काम क्या है कि हमने साई एक्स साई वाई एंड साई जेड निकालना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हमने 3 डायमेंशन के लिए, वन डायमेंशन के लिए जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन निकाली थी लास्ट वीडियो में, तो उसमें क्या था, कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर साई एक्स प्लस दिस टर्म ई साई इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे हम 3 डायमेंशन को ऐड करेंगे, कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर। यहाँ पे ये लैप्लेस ऑपरेटर है, तो साई एक्स साई वाई साई जेड एंड प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई साई एक्स साई वाई एंड साई जेड इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, जो पार्शियल डिफरेंशियल है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे साई एक्स के साथ, और इसके रिगार्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग वाई एंड जेड वेव फंक्शन कॉन्स्टेंट रहेगा, इसलिए हमने साई वाई एंड साई जेड को बाहर लिख दिया। तो क्या लिखा, कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर साई एक्स। ऐसे ही फॉर वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए एक्स एंड जेड कोऑर्डिनेट्स कांस्टेंट रहेंगे, और हमने साथ में क्या लिखा, साई वाई। और जेड कंपोनेंट कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, साई एक्स एंड वाई कांस्टेंट रहेंगे, प्लस बाकी जो टर्म है वो एज इट इज लिख दी, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि x के साथ सिर्फ साई x रहे, y के साथ y रहे और z के साथ z साई ही रहे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारी टर्म को साई x साई y एंड साई z के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साई x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन साई y, यहाँ पे 1 अपॉन साई z। ये जो टर्म थी ये डिवाइड कर जाएगी साई x साई y साई z के साथ, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये इक्वेशन नंबर हो गई 4th। अभी हमने क्या निकालना है, ये तो होगी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। उसके साथ साथ हमें, अगर ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो भी तीनों कंपोनेंट्स में डिवाइड होगी। तो वो क्या होगी, एनर्जी टर्म्स in terms of xyz represented as the total energy is equals to the sum of energies present in the all 3 dimensions ex plus ey and ez. This is equation number 5. तो हम यहाँ पे e, जहाँ पे e है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ex plus ey plus ez. This is equation number 6. उसके बाद बाकी टर्म एज इट इज, यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, ई एक्स कॉम्पोनेंट को साई एक्स कॉम्पोनेंट के साथ लिखा,
साई वाई कंपोनेंट को ई वाई के साथ लिखेंगे, साई जेड को ई जेड के साथ लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये एक्स कंपोनेंट हो गया, ये पूरा वाई कंपोनेंट, ये है पूरा जेड कंपोनेंट हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। इस इक्वेशन में जब इक्वालिटी देखेंगे वो तभी वैलिड होगी जब हर एक टर्म इज इक्वल टू जीरो होगी, तभी उसका सम इज इक्वल टू जीरो होगा। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इनको डिफरेंट टर्म्स में लिखेंगे। x इज इक्वल टू जीरो एंड कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू y इक्वल टू जीरो एंड z कोऑर्डिनेट ऑल्सो इक्वल टू जीरो। दीज आर इक्वेशन नंबर्स 8, 9 एंड 10। अभी हमने लास्ट वीडियो में एक टॉपिक किया था जिसमें हमने साई इज इक्वल टू a साइन n पाई x अपॉन a, जिसमें a कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाली थी 2/a रूट। अगर साई x के लिए 2/a है तो साई y के लिए क्या होगा, उसकी डिमेंशन अकॉर्डिंग टू y, दिस इज b। अकॉर्डिंग टू z कंपोनेंट ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, c, यहाँ पे भी c। तो ये क्या आ गया, साई x 2/a साइन nx पाई x अपॉन a। y के लिए b ny पाई y अपॉन a एंड 2/c साइन nz पाई z अपॉन a। सॉरी यहाँ पे b अकॉर्डिंग टू b और यहाँ पे c आएगा। दीज आर इक्वेशन नंबर 11, 12 एंड 13। अभी हमने क्या कहा था कि जो इक्वेशन थी साई एक्स इज इक्वल टू साई एक्स इंटू वाई इंटू जेड, उसमें ये तीनों वैल्यूज हम पुट करेंगे। वो थी इक्वेशन नंबर 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 जो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखी थी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये वैल्यू हमें निकालनी थी, जो हमने निकाली। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। उसके बाद रूट इक्वेशंस को सेपरेट लिख दिया और साइन टर्म्स को एंड में लिख दिया। 2 इंटू 2 इंटू 2 8, a इंटू बी इंटू सी, बाकी टर्म्स एज इट इज लिख दी। इसके साथ ये तो हमने लिख दी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। अभी अगर एनर्जी को फाइंड आउट करना हो, जैसे हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सेपरेटली लिखा था, ऐसे ही एनर्जी क्या थी, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था E x इज इक्वल टू nx स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। अगर हमें E y के अकॉर्डिंग लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ny स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8mb स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे लिखा। तो z के लिए क्या होगा, z 8mc स्क्वायर। तो क्या करेंगे, अभी इक्वेशन नंबर 5 क्या थी, E टोटल इज इक्वल टू EX प्लस EY प्लस EZ। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी। ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करी। जो कांस्टेंट टर्म थी h स्क्वायर अपॉन 8m हमने बाहर निकाल ली, बाकी एज इट इज लिख दिया। क्योंकि बॉक्स क्यूबिक है तो उसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। इट मीन्स a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे a तो a स्क्वायर हो गया, वो हमने बाहर निकाल लिया। तो ब्रैकेट में क्या आया, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 15। अगर ये तीनों इक्वल हो, nx इज इक्वल टू ny इज इक्वल टू nz, इसका मतलब क्या होगा, अभी n क्या है, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये क्या बताता है, एनर्जी लेवल बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर ये वैल्यूज x y z तीनों इक्वल हो जाए, इसका मतलब क्या होगा कि एनर्जी लेवल x, एनर्जी लेवल y, एनर्जी लेवल z, तीनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब एनर्जी सेम है, क्योंकि दिस इज इंडिकेटेड बाय एनर्जी। अगर ये वैल्यू इक्वल हो गई, इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तीनों के लिए सेम है। तो इसका मतलब एनर्जी इन तीनों ऑर्बिटल के लिए सेम है। मीन्स तीनों ऑर्बिटल के लिए जो एनर्जी वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। वैसे अगर इक्वल हो तो उन एनर्जी स्टेट्स को क्या बोलते हैं, डीजेनरेट लेवल्स। अगर एनर्जी लेवल्स जिसमें सारे लेवल्स की एनर्जी सेम हो, उन एनर्जी स्टेट्स को बोलते हैं डीजेनरेट लेवल्स। तो इसके बाद हमने ये टॉपिक खत्म कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने जितने भी कैलकुलेशंस स्टडी की हैं वो हाइड्रोजन एटम्स के लिए है। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए अगर हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करनी हो और उसके रिगार्डिंग हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे करेंगे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इज दैट व्हाट आर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम्स कौन से होंगे जिनकी प्रॉपर्टी होगी सेम एज हाइड्रोजन। तो किनकी, फॉर एग्जांपल हीलियम है, हीलियम की प्रॉपर्टी
हाइड्रोजन के साथ कब मैच करेगी, जब उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हीलियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो क्या बचेगा, वो इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल लाइक हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। सो दिस इज नोन एज हाइड्रोजन लाइक एटम। लिथियम के पास यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 3 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर आर 3। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, वो सो दिस इज लाइक जस्ट लाइक हाइड्रोजन। ऐसे ही सिंपल केस होगा बेरिलियम बोरोन के लिए हो सकता है। दीज आर कॉल्ड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ये जो स्पीशीज होगी ये हाइड्रोजन के साथ डिफर कब करेंगी, उनके इलेक्ट्रॉनिक उनके न्यूक्लियर चार्ज पे। न्यूक्लियर चार्ज के विद रिगार्डिंग ये जो इनकी प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी। अभी जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस उसमें पर्टिकुलर फोर्स अराइज करता है। दिस इज नोन एज कोलम्बिक फोर्सेस। देयर इज कोलम्बिक अट्रैक्शन बिटवीन फिक्स्ड न्यूक्लियस जिसका चार्ज है Z/E एंड उसका मास है m, और जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज है E एंड स्मॉल m उसका मास है। तो इनकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, इट इज गिवन बाय -ZE²/4πε∨r। ये मैंने वैल्यू कहाँ से ली है, ये यूनिट नंबर 1 में हमने सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, वहां से मैंने ये वैल्यू ली है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो रिड्यूस्ड मास अगर रिड्यूस्ड हो रहा है डिनोटेड बाय म्यू, इट इज equal to sum of their reciprocal of both the particles, mass of both the particles, 1/m/1/M. This is the mass of electron and this is the mass of nucleus. So अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू M/M+M। अभी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने क्या फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व करी थी। लैप्लेस ऑपरेटर स्क्वायर psi plus 8π² μ/h² E plus ZE²/4πε0r into psi is equals to 0. This is equation number 2. अभी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर लिखना हो वो कौन से होते हैं, r, थीटा एंड फाई, जिसमें r रेडियल पार्ट होता है और थीटा एंड फाई दीज आर एंगुलर पार्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में जिनके कोऑर्डिनेट साइड्स क्या होंगी x, y, z तीनों डायमेंशन में, उसके रिगार्डिंग जो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे उनकी वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू r, थीटा एंड फाई क्या होंगी। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है। इसमें जो डायग्राम आप देख रहे हो इसमें देखिए 3 डायमेंशन में 3 एक्सिस हैं जिसमें रिजल्टेंट जो रेडियल पार्ट है उनको अगर ज्वाइन करेंगे विद द एक्सिस, यहाँ पे रेक्टेंगल बन रही है। अगर हम इनके साइड्स को मेजर करें तो एक्स यहाँ पे देखिए ओरिजिन के साथ मतलब जेड एक्सिस के साथ जो रेडियल पार्ट है उसमें एंगल अगर थीटा मानेंगे, और with the other axis it is known as phi angle. These are different from each other. अगर हम देखें कि इनको जब ये रेडियल पार्ट है दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, दो कोऑर्डिनेट्स में, कौन कौन सा, या तो साइन थीटा एंड दूसरा क्या होगा कॉस थीटा। देखिए अगर यहाँ पे ये जो पैरेलल दिखा रहा है, यहाँ पे जो लाइन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, इट वुड बी टेकन एज आर साइन थीटा। अगर जो दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो ऑपोजिट और टू द परपेंडिकुलर टू द थीटा एंगल है एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियल पार्ट, इट इज टेकन एज आर कॉस थीटा। अभी दो कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट्स को के अकॉर्डिंग ये तीनों एक्सिस कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होगी। अगर एक्स में देखें, यहाँ पे एक्स क्या होगा, आर साइन थीटा एंड विद दिस एंगल दिस इज कॉस थीटा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अगर हम ये दिस इज कॉस फाई विद फाई एंगल, और अगर वाई एक्सिस देखें, यहाँ पे जो वाई है आर साइन थीटा तो लगेगा ही लगेगा, साथ में जो फाई एंगल होगा वो कौन सा लगेगा यहाँ पे, क्योंकि साइन थीटा क्योंकि दिस इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, सो इट इज नोन एज साइन फाई। अगर परपेंडिकुलर होता तो क्या लगता, कॉस फाई। अभी जो जेड एक्सिस है यहाँ पे देखोगे जेड एक्सिस होगा ये वाला, ये जो जेड एक्सिस है इसमें जो रेडियल पार्ट के ओपोजिट मतलब रेडियल पार्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, आर कॉस थीटा, और फाई इसके
ऑपोजिट है तो फाई एंगल यहाँ पे 0 है, मतलब फाई एंगल यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो इट इज आर कॉस थीटा ओनली। तो ये जो तीन कोऑर्डिनेट्स है क्या क्या वैल्यू है, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनकी x, y, z की वैल्यू हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट करेंगे। दिस इज Schrödinger wave equation according to the radial and angular parts spherical polar coordinates. It is given by 1 by r square curly by curly r square curly psi by curly r, मतलब 1 by r square and उसका partial differentiation with r square and curly psi by curly r plus next क्या होगा 1 upon r square as it is, एक टर्म क्या आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा डबल डेरिवेटिव कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली फाई स्क्वायर प्लस 1 बाय आर स्क्वायर साइन थीटा कर्ली बाय कर्ली थीटा साइन थीटा कर्ली साई बाय कर्ली थीटा। ये देखिए ये क्या पार्ट है, रेडियल पार्ट, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू फाई एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू थीटा, प्लस बाकी जो कांस्टेंट टर्म थी वो एज इट इज हमने लिख दी। ई माइनस वी था यहाँ पे, तो E ये नेगेटिव टर्म थी तो यहाँ पे क्या आ गया E प्लस वी वैल्यू, इट इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो हमने एक्चुअल में किया क्या है, इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं कि जो साई है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा एंड फाई, इट इज गिवन बाय r इज फंक्शन ऑफ रेडियल पार्ट, कैपिटल थीटा इज फंक्शन ऑफ स्मॉल थीटा एंगुलर पार्ट एंड कैपिटल फाई इज फंक्शन ऑफ फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना हो तो इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम इसको डिफाइन करेंगे इन द क्वांटम नंबर्स। वो 3 क्वांटम नंबर्स क्या होंगे, फर्स्ट क्या होगा n विच इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू होगी। जो l होगा विद रिस्पेक्ट टू n उसकी वैल्यू स्टार्ट होगी फ्रॉम 0 अप टू n-1। ml इट इज स्टार्टेड फ्रॉम प्लस l टू माइनस l। अगर मैं इसको थोड़ा इलाबोरेट करके समझाती हूँ, l अगर 1 है, सबसे स्मॉल वैल्यू इसकी 1 है, उसके लिए l क्या होगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0, ml माइनस l से प्लस l तक स्टार्ट होगा, माइनस l से लेकर 0 अप टू प्लस l। अगर l भी 0 है तो ml भी 0 होगा। अगर उसकी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देनी हो वो क्या होगी, सबसे पहले लगेगा यहाँ पे n वैल्यू। n वैल्यू कितनी है 1। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑर्बिटल डिसाइड करना है, तो ऑर्बिटल कौन डिसाइड करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। फॉर l इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल आएगा, s। दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड दिस इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिससे हमें ऑर्बिटल की शेप पता चलती है। और दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिससे हमें उसकी ओरिएंटेशन पता चलती है। उसके बाद अगर n इज इक्वल्स टू 2 है तो l क्या होगा, 0 से ही स्टार्ट होगा एंड लेस देन n होगा, 1 लेस देन n, तो 0 एंड 1। यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं l के लिए, दोनों वैल्यूज ऑफ l के लिए ml भी डिफरेंट होगा। फॉर l 0 ml इज ऑल्सो 0 एंड ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, n एंड वैल्यू ऑफ l, n क्या है 2 और यहाँ पे l वैल्यू क्या है 0, तो ऑर्बिटल तो s आ जाएगा। फॉर 1 वैल्यू ऑफ l ml इज इक्वल्स टू माइनस l टू 0 अप टू प्लस l। यहाँ पे देखिए माइनस, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -1 0 +1, दोनों तरीके सही हैं। तो अभी हमने ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देनी है, n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। क्योंकि l 1 है तो इसके लिए ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, p। हमने लोअर क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि अगर l यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो किसके लिए होगी, s ऑर्बिटल के लिए। अगर l 1 है तो ऑर्बिटल क्या है, p। अगर l 2 है ऑर्बिटल d, l 3 है तो ऑर्बिटल f, l 4 है ऑर्बिटल g एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू 3 है, l 0 1 2 एंड फॉर l 0 ml ऑल्सो 0
and representation n is equals to 3, for L is equals to 0, orbital is S। क्योंकि L वैल्यू 1 है, जैसे हमने ऊपर करा था वैसे ही सेम, -1 0 +1 एंड n है 3 और for L is equals to 1 the orbital is p orbital। for L is equals to 2 वैल्यू क्या होगी, -L अप टू +L, 2 1 0 -1 -2, n कितना है 3 एंड L वैल्यू 2 है। L वैल्यू 2 के लिए जो ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होता है, D, तो यहाँ हमने लिख दिया D। फॉर L इज इक्वल टू 0 आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हो। 0 के लिए S ऑर्बिटल, 1 के लिए P ऑर्बिटल, 2 के लिए D ऑर्बिटल, 3 के लिए F ऑर्बिटल एंड यहाँ पे उसके आगे जो नंबर लगेगा वो N पे डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि N L दीज 4 क्वांटम नंबर्स क्या डिनोट करते हैं। जो N है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये बताता है एनर्जी लेवल के बारे में। L इज नोन एज एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये डिनोट करता है एंगुलर मोमेंटम एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल। ML इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट डिनोट्स ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड एंगुलर मोमेंटम। MS इज इक्वल टू स्पिन क्वांटम नंबर, जो हम डिस्कस करेंगे। इट इज द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विच अफेक्ट द एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी ऑल्सो। तो स्पिनिंग जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो 2 टाइप्स की हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज हो तो +½ अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ मतलब किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये जो स्पिन होगी इलेक्ट्रॉन की वो डिफरेंट होगी। उसके बाद हम एक यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैपिटल M एंड स्मॉल m की वैल्यू आपको गिवन है। रिड्यूस्ड मास का सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए, m इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। वैल्यूज पुट कीजिए, जो डिनोमिनेटर है उसमें आप 10⁻⁴ सेम कीजिए और प्लस करने के बाद इन टर्म्स को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम आगे करेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की जो शेप्स है x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई है, जिसमें जो साइन थीटा साइन कॉस फाई है इसका क्या मतलब है, दिस इज द एंगुलर पार्ट, इट इंडिकेट्स द ऑर्बिटल पॉइंट्स टू द x एक्सिस। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x एक्सिस को इंडिकेट कर रहे हैं। y के लिए जो साइन थीटा साइन फाई, इट मीन्स दैट जो ऑर्बिटल होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, y डायरेक्शन में। सिमिलरली फॉर z अगर कॉस थीटा है, r कॉस थीटा, जिसमें जो कॉस थीटा है वो क्या इंडिकेट करेगा कि जो ऑर्बिटल है वो डायरेक्टेड है टू द z डायरेक्शन। मतलब जब हमें शेप बनानी है फॉर ऑर्बिटल्स, हमें ये पता होना चाहिए कि जो वैल्यू हमें दी है वो साइन थीटा कॉस फाई है, साइन थीटा साइन फाई है या फिर कॉस फाई है, जिसके रिगार्डिंग हम उसका ऑर्बिटल x, y और z डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। 2s एंड 3s ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सफेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब उनकी जो शेप होती है वो सफेरिकल होती है एंड इन ऑल द एक्सिस वो सिमेट्रिकल होते हैं। दे डू नॉट इवॉल्व। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसमें थीटा एंड फाई एंगुलर जो पार्ट्स होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर ना मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी ना हो, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ दिस फील्ड, इलेक्ट्रॉन जो होगा p ऑर्बिटल में, उसके जो तीनों ऑर्बिटल्स होते हैं px, py एंड pz, वो तीनों क्या होंगे, सेम एनर्जी के साथ डील करेंगे, मतलब उसकी एनर्जी सेम होगी, जिसको हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वो डिपेंड करता है n वैल्यू पे। तो 1s ऑर्बिटल होगा, कैसे डिनोट करें, कैसे ड्रॉ करेंगे, x y, यहाँ पे x एक्सिस y एंड z एक्सिस है, लेकिन तीनों डायमेंशन में वो सिमेट्रिकल है और उसकी शेप क्या है, सफेरिकल शेप है। इन अदर वर्ड्स, for n is equals to 1, s orbital has L value is equals to 0 and ml 0. ml value क्या डिनोट करता है, it denotes the orientation of the orbital. तो ओरिएंटेशन अगर 0 है, इसका मतलब क्या है कि इन ऑल द 3 डायमेंशंस जो s ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन वो होगी वो तीनों डायमेंशंस में सेम होगी, मतलब कि सिमेट्रिकल होगी। दैट्स व्हाई इट्स शेप इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। फॉर p ऑर्बिटल L मैक्सिमम कितना होता है, 1।
तो इसकी ml वैल्यू क्या है -1 0 +1। इसकी शेप क्या होती है डम्बल शेप, जिसमें 2 लोब्स हैं इस तरह की, दिस इज नोन एज डम्बल शेप। हम बात करेंगे px ऑर्बिटल के लिए। अगर px ऑर्बिटल के लिए बात करेंगे, सपोज यहाँ पे हमने लिखा है दिस इज x एक्सिस y एंड दिस इज द z एक्सिस। क्योंकि px है तो इसकी ऑर्बिट शेप जो होगी वो ऑन द x ऑर्बिटल होगी, विद इन द x डायमेंशन। तो देखिए यहाँ पे ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ओरिजिन पॉइंट पे, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज नोड। सिमिलरली फॉर y ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, जो शेप है डम्बल शेप किस पे बनाई जाएगी, ऑन द y एक्सिस, जिसमें एक सिमेट्रिकल है एक एंटी सिमेट्रिकल है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे प्लस एंड माइनस लिखा है। दिस इज नोन एज नोड, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट पे है। सिमिलरली फॉर z ऑर्बिटल, z ऑर्बिटल के लिए जो लोब बनेगी वो किस पे बनेगी, z एक्सिस पे बनेगी, दिस इज नोन एज नोड। s और p ऑर्बिटल के लिए हमने ड्रॉ करके देखे हैं। उसके बाद हम आते हैं फॉर l इज इक्वल टू 2, जिसमें ऑर्बिटल कौन सा होता है, d ऑर्बिटल। ml इज इक्वल टू -1 -2 -1 0 +1 +2। इसकी जो शेप होती है वो डबल डम्बल शेप होती है, जिसमें लोब्स कितनी होगी, डम्बल में 2 थी और डबल डम्बल में क्या हो जाएगी 4 लोब्स। 4 लोब्स है तो इसके जो सबसे पहले हम एक्सिस डिस्कस करेंगे वो होगा dxy। dxy मतलब इसमें जो एक लोब होगी वो बिटवीन x एंड y प्लेन में बनेगी, और जो दूसरी लोब होगी वो इंटरसेक्ट करेगी टू द xy प्लेन। क्या होता है इसका रूल, कि जो पहला लोब बनेगा वो विद इन द xy प्लेन बनेगा, दूसरा जो लोब बनेगा वो इंटरसेक्ट करेगा टू द फर्स्ट लोब। तो xy प्लेन यहाँ पे देखते हैं, दिस इज द xy प्लेन। सबसे पहले हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी पॉजिटिव, एंड दिस इज ऑल्सो xy प्लेन, तो यहाँ पे नेगेटिव। अभी जो दूसरी होगी वो दूसरी जो लो बनेगी वो इंटरसेक्ट करेगी टू द फर्स्ट लो। सिमिलरली फॉर dxz, जो पहली लो बनेगी वो बिटवीन द xz प्लेन बनेगी, दिस इज x एंड दिस इज z, मतलब ये होगी xz। एक तो ऑर्बिटल यहाँ पे देखिए आप बन गया, दिस इज वन एंड अदर ऑर्बिटल, दिस इज xz, एंड दूसरी क्या होगी उसको इंटरसेक्ट करेगी। ये मैंने थोड़ा इलेबोरेट करके बनाया है, आपके बुक में जैसा दिया गया है आपकी बुक में भी ऐसे ही थोड़ा इलेबोरेट करके बनाया, ताकि आपको अंडरस्टैंड के लिए इजी हो जाएगा, आपको समझना इजी हो जाएगा। dyz के लिए पहली जो लो बनेगी वो बिटवीन yz बनेगी। यहाँ पे देखते हैं y एंड दिस इज z प्लेन, 1 एंड 2, और दूसरी क्या होगी जिसको इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ पे इंटरसेक्ट आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये थोड़ा इलेबोरेट करके बनाया गया है। नेक्स्ट जो ऑर्बिटल होगा वो है dx² - y², मतलब जो फर्स्ट लोब होगी वो x एंड x, मतलब ऑन द x बनेगी, दिस इज एंड दिस इज बिटवीन x एंड y। अदर भी जो दूसरी बनेगी वो भी x एंड y पे बनेगी। और थर्ड जो लास्ट है फिफ्थ, दिस इज dz²। इसमें जो चारों लोब्स होंगी वो ऑन द z एक्सिस बनेगी। एक लोब तो होगी ये एंड दिस इज, दूसरी और लोब होगी दिस एंड दिस। इसकी वजह से ये एक ही एक्सिस के होने की वजह से यहाँ पे ये रिंग इसकी बनाई जाती है, ताकि ये जो रिंग है वो डिनोट करती है माइनस जो लोअर लोब होती है उसको डिनोट करती है। ये जो है एक लोब होगी वो दूसरी क्या होगी इसको ही इंटरसेक्ट करेगी, दिस इज dz²। तो इसके साथ हमने सीखा कि ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो कैसे डिफाइन की गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में। स्टेट द 4 क्वांटम नंबर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। n quantum number L, ml and ms. 4 quantum numbers are there. n is equals to principal quantum number which indicates energy level. L is azimuthal quantum number which indicates angular momentum and shape of the orbital. ml is magnetic quantum number which indicates orientation, जैसा कि अभी हमने देखा। ms is spin quantum number which indicates the spin plus half and minus half for the electron. डिफाइन टर्म डी जो नेट ऑर्बिटल, अभी हमने देखा था, हमने डेरिवेशन में पढ़ा कि जो ऑर्बिटल
जिनमें ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो उसे डी जनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल पी ऑर्बिटल में पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, इसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल्स। और इसको ड्रॉ भी सिमिलर एक ही बॉक्स में, जैसे बॉक्स की तरह किया जाता है। ये तीनों सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं, इनकी एनर्जी सेम होती है। सिमिलरली फॉर 5d ऑर्बिटल्स, these d orbitals, all d orbitals are known as degenerate orbitals. So उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। अभी हमने लास्ट डेरिवेशन में किया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। वहाँ हमने एक पार्ट जो नहीं किया था वो है एनर्जी। हमने वन डायमेंशन के लिए, 3 डायमेंशन के लिए भी किया था, अभी हाइड्रोजन के लिए भी किया था। हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स होंगे उसके लिए अब करेंगे एनर्जी स्टेट। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज करेंगे जो हमने लास्ट डेरिवेशन में की थी। इसके लिए जो एनर्जी वैल्यू आई थी वो क्या है, -z² E4 म्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट z² h² n²। इसमें जो n है उसकी वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि मास ऑफ न्यूक्लियस है कैपिटल M, इट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो उसमें क्या करेंगे, जो म्यू वैल्यू होगी उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद m, क्योंकि मास ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई म्यू कैन बी रिप्लेस्ड बाय m। तो एनर्जी क्या होगी, जहां पे म्यू है वहां पे हम m लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद दिस एक्सप्रेशन डज नॉट इन्वॉल्व L एंड ML एंड लेवल्स गिवन बाय वैल्यू ऑफ n आर डीजेनरेट। मतलब इस एक्सप्रेशन में देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ n वैल्यू है, यहाँ पे ना तो L है ना ही ML टर्म कंसीडर है। क्योंकि n वैल्यू है इसका मतलब है एक दीज ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट ऑर्बिटल। जैसे हमने बोला कि जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, वो एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ n। इसको हमने प्रूव करके दिखाया है कि क्योंकि एनर्जी इज डिपेंड्स अपॉन n वैल्यू, देयर इज नॉट other values, other quantum numbers, no neither L nor ML value. That's why it has the orbitals having same energy are known as degenerate orbitals. Next topic is electronic configuration of multi-electron atoms. Multi-electron atoms हों उसके लिए electronic configuration कैसे लिखते हैं। लोअर ऑर्बिटल है, दिस इज 1s। उसके बाद जो एनर्जी हायर एनर्जी होती है वो 2s ऑर्बिटल, देन 2p, 3s, 3p। ये सारे जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ये आपकी बुक में एक डायग्राम है, वहाँ से आप देख सकते हैं। 1s ऑर्बिटल जो एनर्जी होती है उसकी सबसे लो एनर्जी होती है, उसके बाद 2s, फिर 2p, 3s, उसके ऊपर 3p, फिर 3d, 4s और 3d में जो 4s है उसकी एनर्जी थोड़ी लो होती है एज कम्पेयर टू 3d, फिर 4p एंड 5s, 4d, 5p, 4f एंड 5d से पहले 6s, 5d एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ये जो एनर्जी वैल्यू हमने सॉल्व करी थी, इसको जब हम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए सॉल्व करते हैं तभी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑब्जर्व होती है, जो अभी हमने डिस्कस की। लेकिन इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को जब फिल करना होगा तो कुछ कंडीशंस होंगी जिसके बिहाफ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की बात आती है तो उसमें किस इलेक्ट्रॉन को, कितने नए इलेक्ट्रॉन्स को किस ऑर्बिटल में फिल कर सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। देयर आर 3 मेन रूल्स टू फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल। फर्स्ट रूल इज ऑफ-बो प्रिंसिपल, जिसमें ऑफ-बो का मतलब होता है बिल्डिंग अप, मतलब बिल्ड करना इलेक्ट्रॉन्स को। तो ऑफ-बो इट स्टेट्स दैट ऑर्बिटल विल फिल्ड अप अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे वो सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल में, लोअर एनर्जी स्टेट में फिल किए जाएंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हायर एनर्जी लेवल्स में फिल होंगे। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा सबसे पहले लोअर एनर्जी किसकी है, 1s, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में आएगा। जब वो ऑर्बिटल फिल हो जाएगा कंप्लीटली, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में आएगा, फिर 2p में, फिर 3s में एंड सो ऑन। हुन्स रूल क्या बोलता है
कि किसी भी एनर्जी लेवल के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल फिल इन अवेलेबल ऑर्बिटल फर्स्ट सिंगली, मतलब क्योंकि हमारे पास 1s ऑर्बिटल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ये बताया गया बाय द होर्न्स रूल। उसमें बताया कि सबसे पहले जो ऑर्बिटल है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे p ऑर्बिटल अगर डिस्कस करें, 1 px, दिस इज py एंड दिस इज pz। अगर इलेक्ट्रॉन को फिल करना हो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एक है यहाँ पे फिल कर दिया, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा वो py में एंटर करेगा, देन थर्ड ऑर्बिटल pz में एंटर करेगा, उसके बाद इसकी पेयरिंग होगी इन x देन y देन z। ऐसा नहीं है कि जो दोनों ऑर्बिटल जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक ही ऑर्बिटल में होंगे। क्यों ऐसा नहीं हो सकता, इसके पीछे जो रीजन है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर सबसे पहले हम क्या कर दें, इस एक ही ऑर्बिटल में हम पेयरिंग कर दें इलेक्ट्रॉन्स की, तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। तो ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डिवेल्प हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसको कंपनसेट करने के लिए रूल बनाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, उसके बाद उनकी पेयरिंग अप शुरू होगी। नेक्स्ट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें बताया गया अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी एन वैल्यू भी सेम हो, एल वैल्यू भी सेम हो, एल वैल्यू भी सेम हो, तो उनमें एक डिफरेंस हमेशा होगा, दिस इज एस वैल्यू। चारों क्वांटम नंबर्स में अगर दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3 क्वांटम नंबर्स आर सेम, देन द फोर्थ वन वुड बी डिफरेंट। कैसे? क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अगर उनमें सारी वैल्यू सेम है लेकिन उनमें एस वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -½ होगी। 3 रूल्स पढ़े। सबसे पहले रूल था कि जो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे वो सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल में फिल किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू दैट हायर एनर्जी लेवल में। देन होर्न्स रूल स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन वुड बी एंटर फर्स्टली अनपेयरिंग, देन आफ्टर द all orbitals are filled with unpaired electron, then pairing would be start. Pauli exclusion principle states that for 2 electrons, if 3 quantum numbers are same, then 4th quantum number would be definitely different. That is spin quantum number which have half +½ or -½ electronic configuration. अभी कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम फिल करेंगे। फॉर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1, सो सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल इज 1s, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे जितना उसका एटॉमिक नंबर है, दिस इज 1। 1s ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, हाफ, दिस इज अनपेयर्ड। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, 1s2, 1 2। लिथियम के लिए 1s2, 2s1, 1 ऑर्बिटल है। सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल 1s का है तो 1s कंप्लीटली फिल हो गया, उसके बाद 2s में फिलिंग की जाएगी, क्योंकि 2s में 1 है तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। फॉर बोरोन 1s2, 2s2, 2p1, सबसे लोअर एनर्जी लेवल 1s, सबसे पहले ये फिल होगा, उसके बाद एनर्जी किसकी ज़्यादा है, 2s, तो 2s सबसे पहले फिल होगा, उसके बाद 2p में एक इलेक्ट्रॉन है तो हमने एक फिल कर दिया। नेक्स्ट इज बेरिलियम 1s2, 2s2, 2p2, क्योंकि एटॉमिक नंबर 5, देन सबसे पहले फिल किया जाएगा बेरिलियम 1s2, 2s2, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले एक ऑर्बिटल, उसके बाद दूसरा py में, उसके बाद आगे भरे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 है तो हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अभी इलेक्ट्रॉन है एटम्स के लिए कन्फिग्रेशन हमने देखी। अगर कन्फिग्रेशन फॉर आयंस के लिए लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। H नेगेटिव है, हाइड्राइड आयन, इसमें एटॉमिक नंबर इसका 1 था, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसका इसमें इलेक्ट्रॉन्स नंबर कितने हो गए, 2, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे, 1 2, मतलब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लिथियम पॉजिटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसमें कितने बचे, 1s2, तो 1s में 2 फिल कर दिया, दिस इज एम्प्टी ऑर्बिटल। ऐसे ही फर्दर अदर्स हम कैटायंस और एनायंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल कर सकते हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर फॉस्फोरस एंड
Calcium. Phosphorus has atomic number 15 and electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. ये आप मैंने कैसे लिखे? दिस इज अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स एंड सबसे पहले 1s ऑर्बिटल को फिल किया, फिर 2s, 2p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 3s में 2 आ सकते हैं, p ऑर्बिटल में 3 क्योंकि उसके बाद 3, दिस इज द टोटल नंबर इज 15 एंड क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3 और p ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है तो इसका मतलब ये किस ब्लॉक को बिलोंग करेगा? p ब्लॉक को। कैल्शियम एटॉमिक नंबर इज 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आप चेक कर सकते हो 20 होने चाहिए। तो क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर कर रहा है वो s ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है तो ये किस ब्लॉक को बिलोंग करेगा? दिस इज बिलोंग्स टू s ब्लॉक। तो इसके साथ हमने यूनिट नंबर 2 वेव मैकेनिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।